हाय। तो चलिए आज नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन कराया था। ठीक है, रिवीजन सीरीज आयनिक इक्विलिब्रियम 1 में मैंने आपको कुछ 4 क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, उस क्वेश्चंस का सारा कंसेप्ट बताया था। ठीक, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक डाउट हम आपका क्लियर कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, जो जेन्युइन डाउट है स्टूडेंट का होता है क्या, देखिए हम जेई मेन पर्पस से आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक, तो हम आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत बार होता है कि बच्चे हाई फाई क्वेश्चन करने के चक्कर में फंस जाते हैं और जेई मेन में भी ख़राब कर जाते हैं। बाद में जेई एडवांस तो ख़राब होता ही होता है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेसिक्स क्लियर हो। ठीक, और आप कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप तुरंत बना दें, क्योंकि जेई मेन बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए, अगर जेई मेन में फिजिकल केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आया, 8 क्वेश्चन आया, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ कंसेप्चुअल बेस्ड मिलेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा हाई फाई नहीं मिलेगा कि मतलब एकदम किए जा रहे हैं, कैलकुलेशन बन नहीं रहा है। ऐसा क्वेश्चन जेई मेन नहीं पूछता है। जब मैं आपको जेई एडवांस का रिवीजन सीरीज कराऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको कराऊंगा कि कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने डाइवर्जेंस हो सकते हैं अपने क्वेश्चंस के। ठीक है, तो चलिए अपने सीरीज पे आते हैं। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम रिवीजन 1 का वीडियो भी अपलोड किया है, और स्टोइचियोमेट्री में मैं लगातार बेसिक से बेसिकली क्लास 11th के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो उसमें भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव ए पीएच क्लोज टू 1। ठीक है, जिनको भी सॉल्व करना है आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 100 ml ऑफ M/10 HCl प्लस 80 ml ऑफ M/10 NaOH। ऑप्शन बी है 55 ml ऑफ M/10 HCl प्लस 45 ml ऑफ M/10 NaOH। ठीक है, 10 ml ऑफ M/10 HCl प्लस 90 ml ऑफ M/10 NaOH, और ऑप्शन डी है। ठीक है, तो देखिए अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में हर एक ऑप्शंस का पीएच निकालना है। क्या करना है? हर एक ऑप्शंस का पीएच निकालना है। ठीक, अब हम देख रहे हैं मुझे पीएच निकालना है बेसिकली एक सॉल्यूशन का। ठीक है, बेसिकली एक साल्ट सॉल्यूशन का हमें पीएच निकालना है। ऐसा दे देता है पीएच HCl का निकालना है तो आसान होता है, पीएच अलग से NaOH का निकालना तो आसान होता है। लेकिन जब सॉल्यूशन होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। ये हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल है। बेसिकली हाइड्रोलिसिस में 4 कंडीशन होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, और वीक एसिड हो और वीक बेस हो। 4 केस हाइड्रोलिसिस में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, ठीक, तो इसमें बेसिकली जब ये केस होता है अपना हाइड्रोलिसिस का, इस केस में पढ़ते हैं, बट ठीक, मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ठीक है, वो सिंपली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, बताऊंगा आगे लॉजिक के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशंस पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक, टू कैलकुलेट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, NaOH टूटेगा N प्लस OH माइनस में, तो Na प्लस यहाँ से Cl माइनस यहाँ से बनाएगा NaCl, जो एक साल्ट है। क्या है? साल्ट है। ठीक है, अब जब साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डिजॉल्व वाटर में होता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो सिंपली आयोनाइज हो जाता है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो सिंपली आयोनाइजेशन हो, उसका अल्फा 1 होगा, वो तो स्ट्रॉन्ग है।
उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ नहीं होगा, तो वो सिंपली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, मुझे अल्फा की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, वो सिंपली तुरंत आयोनाइज हो जाता है, एकदम डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट हो, जैसे अल्फा की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अल्फा आएगा वहीं हाइड्रोलिसिस होगा, ये याद रखें। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो अल्फा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला होता है H प्लस कैलकुलेट करने का। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का पीएच निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैलकुलेट करने का MaVa माइनस MbVb बाय Va प्लस Vb। ठीक है, अब देखिए Ma क्या है, मोलरिटी ऑफ एसिड। क्या है, Ma मोलरिटी ऑफ एसिड फॉर्मूला में। ठीक है, Va क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड। ठीक है, Mb क्या है, मोलरिटी ऑफ बेस। ठीक है, Vb क्या है, Vb क्या है, वॉल्यूम ऑफ, Vb क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेस। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए मुझे अगर H प्लस मिल गया, H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मुझे H प्लस मिल गया तो पीएच तो आसान है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, ठीक, आप जानते ही होंगे। नाउ यूजिंग दिस, अब देखिए बेसिकली मेरा फ्रेम स्ट्रक्चर यही होगा। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम अपने चारों ऑप्शंस का पीएच कैलकुलेट करेंगे। मेरा पहला ऑप्शन था 100 ml ऑफ M/10 HCl प्लस 80 ml ऑफ M/10 NaOH। अब देखिए मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड 100 ml है, क्योंकि HCl एसिड है और NaOH बेस है, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है, 100 ml। मोलरिटी ऑफ एसिड दिया हुआ M/10, M/10 का मतलब है, ठीक है, 1/10 M, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 0.1 मोलर। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि M अननोन है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इसे क्लियर करके लिखा है। ठीक है, कि 1/10 M लिख सकते हैं, तो 0.1 मोलर हो गया। ठीक है, तो 0.1 मोलर दिया है मोलरिटी ऑफ एसिड। ठीक है, अब देखिए इसी तरह अपना वॉल्यूम ऑफ बेस देखिए आप, 80 ml दिया हुआ है, राइट, वॉल्यूम ऑफ बेस 80 ml दिया हुआ है, मोलरिटी ऑफ बेस M/10 इक्वल टू 1/10 M, 0.1 मोलर, आसान। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के लिए आप सिंपली फॉर्मूला में पुट कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला में आप पुट कीजिएगा तो आपको सिंप्लीफाई करके ये आएगा। अब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मिला है, अब पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस निकाल के पीएच की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, जो अपना आंसर नहीं है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 55 ml ऑफ M/10 HCl प्लस 45 ml ऑफ M/10 NaOH। सिंपली इसमें भी HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो आप H प्लस का कंसंट्रेशन निकालिए, पीएच निकालिए, सेम वे में, कुछ नया नहीं है, सेम वे में करना है। तो पीएच आपको 2 आ रहा है, जो अपना आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी में कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस 8/100 आता है। ठीक है, अब pH माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस निकालिएगा तो ऑब्वियस है कि इसका pH 1 तो नहीं होने वाला। ठीक है, कैसे 1 होगा, 1 अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻1। ठीक है, सिंपल। तो उतना कैलकुलेट नहीं करते हैं इसको। ठीक है, उतना कैलकुलेट इसे नहीं करते हैं कि आप कितना कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। हम सीधे समझ लिए नॉट इक्वल टू 1 तो छोड़ दिए वहीं पे कैलकुलेशन। ठीक है, आपको कैलकुलेटर भी नहीं दिया जाता, आपका टाइम बचाना है तो ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 75 ml ऑफ M/5 HCl प्लस 25 ml ऑफ M/5 NaOH। आप इसे कैलकुलेट करिएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, सेम फॉर्मूला से जो आपने वर्किंग फॉर्मूला बताया था, तो 10⁻⁻1 आता है। इसका pH निकालिएगा तो 1 आएगा, मतलब हमें वही निकालना था जिसका pH 1 हो, तो अपना ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml of 0.1 molar CH3COOH is titrated with 0.1 molar NaOH. Which of the following indicator will be most suitable to detect the end point of the titration? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज आ रहा है, टाइट्रेट। टाइट्रेशन का मतलब होता है, देखिए किसी भी सैंपल का, जैसे मान लीजिए एक ग्लास में पानी रखा है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि ग्लास में कितना पानी है,
तो आप केमिकली उसको रिएक्ट करा के किसी एजेंट से आप पता करिएगा कि उस ग्लास में कितना ml पानी है, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली टाइट्रेशन, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। टाइट्रेशन में जो अननोन क्वांटिटी है हम लोग उसका केमिकल रिएक्शन के बेसिस से उसका पता लगाते हैं कि वो क्या है और कितना है, ठीक है। तो क्या है ये दिया हुआ ही रहता है जनरली, वो कितना है ये पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर वैसा वैसा सब्सटेंस होता है इंडिकेटर, जिसको एसिड या बेस में जब हम डिजॉल्व करते हैं तो वो अपना कलर बदल लेता है। तो मतलब अगर एसिड और बेस में इंडिकेटर का डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, तो इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन अपना कलर बदलता है तो हम समझ लेंगे कि मतलब इंडिकेटर ने कलर बदला, और हम समझ लेंगे कि ये एसिड था अब बेस हो गया। इस टाइप का इंडिकेटर काम करता है, ठीक है। अब देखिए, टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन, एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट होता है कि जितना भी NaOH रिक्वायर्ड था, ठीक है, उतना NaOH हम 10 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH में डाल दिए तो वही एंड पॉइंट होगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए मुझे मुझे क्वेश्चंस में गिवन है कि pKa ऑफ CH3COOH इक्वल टू 5 और log 5 क्या होगा? 0.7। अब ऑप्शन भी दे रखा, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोमिथाइल ब्लू, थाइमोल ब्लू। अब देखिए, अब इंडिकेटर, यहाँ तो खुशी की बात है कि इंडिकेटर का पीएच रेंज दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पीएच रेंज नहीं देता इंडिकेटर का और पूछ लेता कि बताओ कौन सा इंडिकेटर मोस्ट सुटेबल होगा। आपको पीएच रेंज भी याद रखिए तो बेटर है, ठीक है। पीएच रेंज याद रखिए तो बहुत बेटर है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो अच्छी बात है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन का हम पीएच निकालेंगे और इसका पीएच जिस भी इंडिकेटर के रेंज में आएगा, ठीक है, वही इंडिकेटर इसका डिटेक्ट करेगा कि एंड पॉइंट क्या हो, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आसान है, CH3COOH प्लस NaOH ये रिएक्शन होगा, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन में CH3COOH NaOH बनाएगा CH3CONA प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए हम आसानी से जान रहे हैं नंबर ऑफ मोल क्या होता है भाई, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो CH3COOH हो क्या हो जाएगा? 1 मिलीमोल। तो NaOH भी क्या हो जाएगा? 1 मिलीमोल, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन है अपनी। फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी? क्योंकि एंड पॉइंट लेना है तो NaOH 1 मिलीमोल। तो फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये 0 मोल बचेगा, ये 0 मिलीमोल बचेगा, और जो ये बनेगा वो 1 मिलीमोल बनेगा। तो मोलैरिटी ऑफ CH3CO यानी क्या होगा? 0.05, जो मेरा क्या होगा? C, ठीक है, क्योंकि C उसी का लेते हैं। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा, ठीक है, साल्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए ये क्या है? वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3COH वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा और इसका पीएच जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ इंटू लॉग C प्लस pKa। C का वैल्यू मुझे पता चल गया अभी, ठीक है, 0.05। pKa की वैल्यू कितनी होगी भाई? pKa की वैल्यू 5। यहाँ पे Na होगा, ठीक है, Na, ओके। तो pKa की वैल्यू 5, ठीक है। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.85, राइट। इट मीन्स phenolphthalein हैविंग pH रेंज विल बी मोर सुटेबल इंडिकेटर। देखिए ये जो pH की वैल्यू आई 8.85, ये किस इंडिकेटर के pH रेंज में आ रही है? तो phenolphthalein के ही pH रेंज में आ रही है। तो यही अपना आंसर है, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगला अपना, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2, ठीक है, दिया हुआ है KSP 3.4 इंटू 10 रेज माइनस 11 इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaFO2। अब देखिए सिंपली अगर सॉल्युबिलिटी दिया रहता KSP इतना है, ठीक है, तो मतलब
अब देखिए बताते हैं हम इसको तो आगे क्वेश्चंस में, ठीक है, सॉल्यूशन में बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। ऑप्शन अपना दे रखा है 4 और मुझे चूज करना है। जिनको भी बनाना है वीडियो पॉज करके इसे बना सकते हैं, ठीक है। मैं सॉल्यूशंस पे आता हूँ। क्या है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखिए NaF बेसिकली जब डिसोसिएट होगा तो Na प्लस प्लस F माइनस में डिसोसिएट होगा, ठीक है। इनिशियली मुझे दिया हुआ है कि NaF कितना है भाई, 0.1 मोलर। देखिए ये रिएक्शन क्यों लिखे हैं बताता हूँ, जस्ट बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो 0.1 मोलर इनिशियल कंडीशन है। अब ये चूंकि पूरा डिसोसिएट होगा तो फाइनली ये क्या बचेगा, 0। ये 0.1 स्टोसियोमेट्री का पार्ट है, आपको इजीली आना चाहिए, तो बहुत बेसिक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस मुझे कितना आ गया, 0.1 मोलर, ठीक है। यहीं पे अगर CaF2 रहता अभी तो कितना हो जाता है कंसंट्रेशन, 0.2 मोलर। तो आप समझ सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस क्या हो जाएगा, 0.1 मोलर। अब देखिए अब मेन पे आते हैं। CaF2 जब डिसोसिएट होता है तो Ca2 प्लस प्लस 2F माइनस बनाता है, ठीक है। अब मुझे F माइनस की सॉल्युबिलिटी दी हुई है 0.1 है। जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन F माइनस की सॉरी, वो दे रखी है 0.1 के बराबर है, ठीक है। और Ca2 प्लस का मान लेंगे कि S है, ठीक है। मान लेंगे कि Ca2 प्लस की सॉल्युबिलिटी कितनी है जी, S है, ठीक है। ऐसा मान लेंगे तो जो KSP होगा, जो KSP होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट 2 है तो F माइनस का होल स्क्वायर इंटू Ca2 प्लस बाय CaF2 कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ CaF2 तो सिंपली 1 होता है, ठीक है, तो उसको तो कंसिडर करते नहीं है। तो KSP की वैल्यू अपनी दी हुई थी जी, KSP की वैल्यू दी हुई थी, वहीं से S निकालना तो है, ठीक है। तो KSP की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, ठीक है, तो आपको S की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। और जो भी आएगा ये ऑप्शन सी है अपना, तो वो करेक्ट आंसर है। तो पहले NaF क्यों निकालें कि F माइनस, क्योंकि मुझे यहाँ इसका कंसंट्रेशन चाहिए था। और जब तक हम इसका रिएक्शन नहीं करवाते, मतलब मुझे रिएक्शन नहीं पता होता, तो F माइनस मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे सीधे मोलरिटी NaF की दी हुई, NaF सॉल्यूशन की मोलरिटी दी हुई। अब मुझे F माइनस निकालना है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन नहीं पता होता तो आप यहीं पे फंस जाते। बेसिकली ये तो बेसिक है अपना, इसके बाद तो फॉर्मूला है। शुरू में कुछ बेसिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जेईई मेन के पर्पज से इतना क्वेश्चन आपको बहुत सफिशियंट है, ठीक है। मैं और क्वेश्चंस आयनिक इक्विलिब्रियम पे कराऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स पे मैं अभी बहुत क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, सॉलिड स्टेट पे कराने वाला हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कराने वाला हूँ, केमिकल काइनेटिक्स पे कराने वाला हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम पे कराने वाला हूँ। मैं हर एक टॉपिक का आपको रिविजन करवाऊंगा, ठीक है। आप बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, इससे मुझे वीडियो बनाने का बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।